चलो सो गाइस, वीडियो देखना चालू कर लो। वीडियो देखो, ठीक है। अब क्या क्या पढ़ाने वालों मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं यहाँ पे 3 चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ आज। तीनों दी चीजें यहाँ पे लिख के रखता हूँ मैं। स्टार्टिंग में वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का छोटा वाला पार्ट जो बचा था वो मैं पढ़ाऊंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का छोटा वाला पार्ट, ठीक है। इसको मैं अराउंड 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स में खत्म कर लूंगा। याद है ना ये पार्ट, ठीक है। फिर सेकंड चीज में पढ़ाऊंगा गाइस, यस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पार्ट। सेकंड चीज में यहाँ पे पढ़ाऊंगा LR सर्किट, ठीक है। LR सर्किट एंड RC सर्किट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब इन दोनों को मैं पैरेलली आपको, मतलब RC सर्किट भी आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आप वीडियो अच्छे देख लो। हाँ, जेई एडवांस वालों के लिए JYC में काफी अच्छे खासे वीडियो दिए हुए, राइट, RC सर्किट के ऊपर वगैरह, RC के ऊपर जो सेम JYC में वीडियोस दिए हुए। मैं कल ऐसे अपना ही खुद का चैनल, मतलब खुद के वो करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहा था, तो उनमें काफी अच्छी अच्छी चीजें मैंने एकदम एंड में पढ़ाई है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। उनको आप एक बार देख लो, एडवांस वाले लोग, ठीक है। RC सर्किट सेम LR सर्किट में रिपीट होगा। और लास्ट में AC सर्किट के 1-2 क्वेश्चन, AC सर्किट के 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। इतनी चीजें मैं आपको यहाँ पे करवाऊं। बाकी सुनो गाइस, जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। तो अभी आज अपना जो मेजर पार्ट होता है ना, मेन पार्ट, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स का निहाल सर का एक लेक्चर बचा है न्यूक्लियस का, ठीक है। मतलब फिजिक्स अपना, आज मैं ऐसा मान लेता हूँ आज फिजिक्स अपना खत्म, ठीक है। अब बचे बोर्ड्स के लेक्चर, ठीक है गाइस। लेकिन ये जो बोर्ड के लेक्चर है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। जनरली हम लोग अब तक क्या करते थे, जो बोर्ड्स के लेक्चर होते हैं ये रिवीजन होने के बाद करते थे। कुछ जो बोर्ड्स के लेक्चर होते हैं, मतलब बोर्ड्स के लेक्चर मतलब जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक नीट एंड जेईई मेन के जो थियोरेटिकल टॉपिक्स होते हैं, जो बोर्ड्स में भी होते हैं, HSC बोर्ड में। तो हम लोग क्या करते थे, खाली वो 2-2 बार पढ़ाएगा, वो बोर्ड वाला टीचर भी पढ़ाएगा, हम भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते थे, बोर्ड का कोचिंग भी आपका स्टार्ट होगा। आपके अभी बोर्ड्स एंड CET के लेक्चर भी स्टार्ट होने वाले, राइट, एक आध महीने में। तो एक आध महीने में जब बोर्ड्स एंड CET के लेक्चर चालू होंगे तो वो लोग भी पढ़ाते थे, वो लोग भी आपको ये पढ़ाएंगे। उसके बाद उन लोग ने पढ़ा दिया, उसके बाद रिवीजन हम लोग मेन सेक्शंस का करेंगे। और रिवीजन के बाद मैं उस टॉपिक को वापस एज ए क्वेश्चन सॉल्विंग करवाता हूँ जनरली। लेकिन इस बार हम लोग थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, बोर्ड के लेक्चर भी अभी रख रहे हैं आपके, मतलब ये जो 3 टॉपिक है एटलीस्ट, इन 3 टॉपिक का मैं नाम यहाँ पे लिख के रखता हूँ, EM वेव्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पहले वो सेमीकंडक्टर पढ़ा देगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर, EM वेव्स एंड कम्युनिकेशन थ्योरी, ठीक है। प्योर बोर्ड्स, लेकिन मैंने अमन सर ही लेंगे, क्योंकि अमन सर को मैंने बोला थोड़ा सा फास्ट पढ़ाओ, ठीक है। तो अमन सर आपको स्लो नहीं पढ़ाएंगे इस बार, अमन सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे, ठीक है गाइस। अमन सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे आपको, सेमीकंडक्टर, EM वेव्स एंड कम्युनिकेशन थ्योरी, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म करेंगे अमन सर। तो जब भी अमन सर का बोर्ड्स का लेक्चर लगेगा, अब वो ऐसा भी हो सकता है गाइस, ये बोर्ड्स के लेक्चर ऐसे भी हो सकते हैं कि हमारा रिवीजन चल रहा है और आपके बोर्ड्स के लेक्चर है। जैसे मेरा रिवीजन स्टार्ट हो गया 27 अगस्त से, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन थ्योरी का अमन सर का लेक्चर, तो मिस मत कर, अटेंड कर लेना, ठीक है। बाद में नवंबर दिसंबर में उनको कैसे वापस करना है वो मैं सब कुछ बता दूंगा बाद में, ठीक है। उसका भी ज्यादा लोड मत लो, ठीक है, ठीक है गाइस। चलो, तो इतना ये चीज समझ में। हाँ, इसमें कुछ लोग बोले सर एक लेक्चर और बचा हुआ है। बिल्कुल, एक लेक्चर और बचा है जिसमें वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। लेकिन वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज आपने अभी तक आपने लैब में आपने गए क्या, लैब में उसको यूज किया है क्या? नहीं यूज किया ना, इसीलिए पंगा है मुझे एक्चुअली। वो एटलीस्ट आपको लैब में यूज करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका एनिमेशन दिखा दूं या एक्चुअल में वो आके दिखा दूं, मतलब वीडियो में एक्चुअल में आपके कैसे दिखता है, क्या होता है। जनरली क्या होता है, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज पढ़ाने के पहले, मतलब जो एरर एनालिसिस है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज का, वो पढ़ाने के पहले जनरली आप लोग का 11-12 अच्छे से होता था, मतलब कोविड तो होता नहीं था। तो होता क्या है कि प्रॉपर तरीके से फिर लोग पढ़ते उसको, ठीक है। एक मिनट, प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाता था पहले स्टार्टिंग में, मतलब वो क्योंकि आप लैब में जाते थे
वो सब इंस्ट्रूमेंट्स को देखते थे, फिर मैं पढ़ा तो आपको अच्छे समझ में आता था, ठीक है। शायद आईसीएसई वालों को था शायद लैब में, राइट गाइस? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चलो सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने आपको एक जस्ट चीज बता दिया, रिकॉर्डिंग भी अपना स्टार्ट है और मैंने आपको ये सब बताया, सब लोग सुनो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो वो वाला टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशंस कब मतलब होगा, मैं उसका पहले मुझे अरेंजमेंट कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, तो देखते हैं वो कब होगा। लेकिन एटलीस्ट ऐसा पकड़ लो अपना ऑफिशियली फिजिक्स का पोर्शन आज अपन उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। बाकी ये जो ए टॉपिक है वो सब खोज होते रहेंगे, आप लोग को जो मेजर सेक्शंस है उसके ऊपर ध्यान दो। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक मिनट, मुझे एक का मैं वीडियो निकालता हूँ, एक मिनट रुको, इसका अलग से वीडियो निकालता हूँ, हर एक का अलग अलग से वीडियो निकालता हूँ, ठीक है। चलो सब लोग यहाँ पे देखो। सो गाइज ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एकदम पहला पार्ट है, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी को पहले स्टार्ट किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बाद में किया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ा हुआ नहीं था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। गाइस इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम लोग डिराइव करने वाले, आपको पता है कि कोई भी एक मटेरियल होता है, कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है, जिसकी लेंथ एल है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब ये बेसिकली देखो, मैंने सिलेंड्रिकल बनाया है, ये क्यूबॉइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी टाइप का इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि ये वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। मैं अभी इसके लिए नॉर्मली कर रहा हूँ, इसका जो रेजिस्टेंस होता है कोई भी मटेरियल का, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला एकदम बचपन से पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल लेंथ अपॉन एरिया इनटू एल अपॉन ए। अब ये रेजिस्टेंस हो गया, इसको और एक टर्म होता है, ये रेजिस्टिविटी होती है, तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट 1 बाय, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कुछ लोग और इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी और ये हो गई कंडक्टिविटी, ठीक है। अब कुछ टर्म्स जो हम लोग इस पूरे सेक्शन में पढ़ने वाले, में सारे टर्म्स यहाँ पे एटलीस्ट लिख के रखता हूँ। हम लोग एक टर्म इसको बोलेंगे वीडी, वीडी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ये एक टर्म आएगा दिमाग में। फिर उसके बाद एक आएगा करंट डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग ने एक बार यूज भी किया था, ठीक है, तो करंट डेंसिटी। फिर उसके बाद टर्म आएगा गाइस कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक आएगा स्मॉल एन, इसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट, ठीक है, वॉल्यूम, ये एक टर्म आ गया। तो वीडी जे एन ये सारे के सारे टर्म आ गए, ठीक है। एक यहाँ पे और टर्म आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे गाइस म्यू, मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सारे टर्म एटलीस्ट आप लिख के रखो, जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। थेरोटिकली ये सारे टर्म्स आपको दिमाग में रखने हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बोले हुए हैं, ठीक है। फटाफट लिखो, एकदम थेरोटिकल टॉपिक है, ज्यादा नहीं है इसमें, सिंपल टॉपिक है। बोलो रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज गिवन बाय रेजिस्टिविटी एल बाय ए, रेजिस्टिविटी इज 1 बाय कंडक्टिविटी, और ये सारे टर्म्स जो मैंने यहाँ पे लिखे उसका मीनिंग भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मीनिंग भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखो। फोटोमेट्री और जो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट में टॉपिक से फोटोमेट्री, फिर वो रिलेटिव समथिंग, वो सब नहीं है, ठीक है। हाँ, साइक्लोट्रॉन की थ्योरी पढ़ लो, साइक्लोट्रॉन की थ्योरी पढ़ लो। देखो कुछ कुछ चीजें जो होती है ना बोर्ड वाइज होती है, वो बोर्ड वाइज जब आप पढ़ोगे, जो बोर्ड के लेक्चर भी आपको बैठने ही है, क्योंकि 12th का बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है ही। जब आप बोर्ड्स के लेक्चर बैठोगे तो कुछ कुछ थेरोटिकल टॉपिक्स होते हैं जो बोर्ड्स में कवर किए जाते हैं, जो आप इवन 12th के लिए पढ़ोगे।
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है, फोटोमेट्री नहीं है, हीटिंग ए वेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो सब नहीं है, वो सब बहुत सारी चीजें जो होती है कि जो एच शर्मा में दी है वो नहीं है। ठीक है, चलो मुझे तो ये हो गया लिख के, ये लिख के हो गया। चलो सपोज मेरा लिख के हो गया होगा, आपका मतलब आपका, मेरा नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सो हाउ टू डिराइव कैसे करें, मतलब कुछ चीजें जो होती है उनको सपोज अपने को डिराइव करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, एक सिंपल सी चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, फटाफट फटाफट देख लो। ये एक मटेरियल है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये एक मटेरियल है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया है, मटेरियल की लेंथ एल दी है। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई भी जगह पे करंट कैसे आता है, मतलब मटेरियल, कोई भी मैंने मटेरियल दिया, कोई भी वायर मैंने दी, तो उसके अंदर करंट कैसे आएगा। हम लोग क्या करते हैं, उस वायर को किसके अक्रॉस जोड़ते हैं, बैटरी के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस डालते हैं। जैसे मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी मटेरियल हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली घूमते रहते हैं आगे पीछे। तो होता क्या है गाइस, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दे आर सेम। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करते हैं उतने ही लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब पास हुए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो जीरो होता है रैंडमली। मतलब कोई भी, मैंने जैसे पेन है, जैसे पेन कुछ मेटल का बना हुआ है और मैंने ऐसे ही रख दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो घूमते रहते हैं, उसके लिए तो हम लोग बोलते हैं ना आरएमएस वेलोसिटी, वो घूमते रहते हैं, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है इसकी इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि वो एवरेज वेलोसिटी हम देखेंगे रैंडमली होता है और जीरो हो जाता है। ठीक है, बट जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम लोग ने बैटरी अप्लाई किया, मतलब इसके अक्रॉस, मटेरियल के अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगाई, देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही मैंने लगा दिया, यहाँ पे क्या डेवलप हुआ गाइस, यहाँ पे डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेवलप हुआ, ये जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ई बोलेंगे अपन इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या आ गया, फोर्स आया। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अब एक डायरेक्शन में मूव करना चालू करते हैं। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन में मूव करना चालू करते हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना चालू किए बताओ मुझे। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ऐसी होनी चालू हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे होनी चालू हुई, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाना चालू हो गया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसने जाना चालू कर दिया, करंट। क्योंकि करंट जो होता है वो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपने सबको। तो करंट की डायरेक्शन हम लोग ने ऐसे कर ली, ये होगी मेरी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब होता क्या है, देखो ये जो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ गाइस, ये दो टाइप की थेरीज इसमें दी जाती है। एक आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, एक थ्योरी इसके एनसीईआरटी से है जिसमें रिलैक्सेशन टाइम इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम जो आपको होमवर्क है, वो एनसीईआरटी से वो थ्योरी पढ़ना है या एचसी वर्मा, एनसीईआरटी या एचसी वर्मा दोनों से आप वो थ्योरी पढ़ सकते हो किसी भी बुक से, रिलैक्सेशन टाइम वाली थ्योरी। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कोलिजन ना हो तब तक जो टाइम होता है, मतलब जैसे कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे गए, इधर कोलाइड हुआ, फिर सेकंड कोलिजन जब तक इलेक्ट्रॉन का नहीं होता तब तक का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। ठीक है, अब उसकी जो थ्योरी होती है ना गाइस, वो आपको खुद को पढ़नी पड़ेगी, वो आपका होमवर्क है। फिर कुछ थ्योरी आप जब पढ़ोगे ना, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं वैसे के वैसे जेईई मेन में, नीट में। ठीक है, यस। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं जो थ्योरी बताने वाला हूँ वो बुक में नहीं है, वो अलग थ्योरी। अब यहाँ पे देखो,
इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कहाँ पे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऐसे आया, ठीक है, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये फोर्स आने लगा, अब इलेक्ट्रॉन सारे एक डायरेक्शन में जाने लगे फोर्स की वजह से। अब होता क्या पता है, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो सिंपल सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एटम्स को क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। इसके रास्ते में बहुत सारे एटम्स आते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं, उनके साथ कोलिजन होता है। कोलिजन जैसे होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बहुत सारा फ्रिक्शन है। अब क्या होता है पता है गाइस, ये चीज आप बहुत सारे जगहों पे देखेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एडवांस में भी आते हैं। जो फ्रिक्शन होता है, इवन एयर रेजिस्टेंस, हम लोग ने कभी एयर रेजिस्टेंस लिया है क्या, अब तक कभी भी हम लोग ने एयर रेजिस्टेंस को लिया हुआ है क्या, नहीं लिया। बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो एयर रेजिस्टेंस होता है, अप्रोक्सीमेशन के लिए एयर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब सपोज कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो दैट एयर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है, वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह भी आपने पढ़ा होगा कभी, तो मतलब उसमें भी वही सब कंसेप्ट होते हैं। तो फ्रिक्शन जो होता है, द फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ दिस। तो होता क्या है पता है, फोर्स की वजह से मुझे होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स आया, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आया, अरे फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आया, एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ने लगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ने लगी। और आपको पता है जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फ्रिक्शन क्यों आएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करते करते सब धक्के बिक्के मिलेंगे उसको अच्छे से, ठीक है। तो जो भी है, नाउ द फ्रिक्शनल फोर्स जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, नाउ दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स को मैं लिखूंगा K इंटू V। अब हुआ क्या, एक मिनट गाइस, कोई आया हुआ, एक मिनट। कोई लोग हैं हमारे बिल्डिंग में जो जिनको बैडमिंटन खेलना होता है, तो बैडमिंटन का वो नेट वगैरह रखा है ना हमने, तो बैडमिंटन का नेट, बैडमिंटन के रैकेट्स वगैरह लेके जाते हैं, ठीक है। चलो, तो जो बेसिकली क्या हो, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, कौन सा फोर्स बढ़ने लगा, पहले मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो फ्रिक्शन फोर्स था क्या यहाँ पे, जो केवी फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स था क्या जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, नहीं था। जैसे ई जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है उसके वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू किया, जैसे मूव करना उसकी वेलोसिटी बढ़ते गई, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ते गए, और एक टाइम क्या होगा, क्या चीज सेम होगी, मतलब जनरली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का किसी ने बोला कि सर इलेक्ट्रॉन का मुझे इक्वेशन लिख के बताओ, तो इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन क्या आएगा, ई माइनस केवी इज इक्वल टू मास इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक टाइम आएगा जिसमें दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, किसका, फ्रिक्शन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों सेम हो जाएगा, जहां पे एक्सलेशन कितना हो जाएगा, एक्सलेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस टाइम पे एक्सलेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि तब ये जो वेलोसिटी होगी, ये चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, कांस्टेंट। गाइस, ये एक क्लासिकल मॉडल है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, आपको सिर्फ याद रखने के लिए इस तरीके से किया जाता है। इसका और एक डेरिवेशन है जो रिलैक्सेशन टाइम से है, जो आपका एटलीस्ट एचसी वर्मा से या एनसीईआरटी दोनों में से आपको पढ़ना है थेरी, ठीक है। हाँ, नीट वाले लोग आप लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ो, जेई वाले लोग दोनों से पढ़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वेलोसिटी बन गई, इसी को हम लोग बोलेंगे गाइस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई उसको मैं लिखूंगा E/K इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है, मैंने एक टर्म आपको बताया था, ये जो E/K होता है इसको ही हम लोग बोलते हैं म्यू, मोबिलिटी। याद है ना टर्म, मैंने आपको बताया था मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का टर्म, और इस V को बोलते हैं वेलोसिटी ड्रिफ्ट, ठीक है। तो अपना पहला वाला चीज आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू इंटू ई।
तो मैंने मतलब ये एक चीज मैं आपको बाद में सारे के सारे, तो मैंने सेकंड पेज में लिखता हूँ कि क्या क्या चीज आपको याद रखनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखना है याद, म्यू इंटू ई, ये आपको याद रखना है। ये सेकंड पेज में लिख के रखता हूं मैं, बाद में काम आने वाला है, ठीक है। अब ये हो गया गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, ये पहला डेरिवेशन। अब ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन को आपको याद नहीं रखना है, मैं वापस बोल रहा हूँ, डेरिवेशन आपके सब समझने के लिए आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू ई। ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है इसको आपको याद रखना है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जो जो बड़े बड़े इक्वेशन, मेन इक्वेशन में यहाँ पे लिखूंगा। अब सेकंड अब सेकंड टर्म हम लोग बात करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी का टर्म क्या होता है, व्हाट इज करंट डेंसिटी, जे इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। सबको पता है करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। सो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब आपको, अब मुझे तो करंट स्केलर है या वेक्टर है, आपके हिसाब से करंट क्या होता है, स्केलर होता है या वेक्टर होता है? क्या बोला था, मतलब हम लोग बोलते हैं ना करंट आई आ रहा है, I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। करंट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, करंट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसीलिए करंट क्या होता है, स्केलर होता है। सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सिंपल, ठीक है। तो करंट स्केलर है। आपको पता है करंट डेंसिटी क्या है, करंट स्केलर है तो करंट डेंसिटी क्या है गाइस, करंट डेंसिटी वेक्टर है। तो मुझे बताओ ये कैसे पॉसिबल है, करंट स्केलर, करंट डेंसिटी वेक्टर। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये तो एकदम क्रूड है, मतलब ये एक्चुअल लिखना ऐसा सही नहीं होता है। एक्चुअल में पता है इसको कैसे लिखा जाता है, मुझे बताओ इसको कैसे लिखा जाता है। किसी वेक्टर्स को स्केलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, करंट इज इक्वल टू जे, ठीक है, जे वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू क्या हो गया, मैं करंट को सपोज कैपिटल आई लिखता हूँ, चलो कैपिटल, सब कैपिटल में तो स्मॉल क्यों लिखे। करंट इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट करंट डेंसिटी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, समझेगा। करंट इज इक्वल टू क्या हो गया, जे वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, ध्यान में रखना। कोई बोलेगा सर इसका, और जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू गिवन एरिया, ठीक है, सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन है। उसमें एडवांस वालों के लिए करंट की वैल्यू एक्चुअली क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, जे वेक्टर। सपोज करंट डेंसिटी वेरिएबल है, तो भाई करंट डेंसिटी वेरिएबल है तो करंट को क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट करंट डेंसिटी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, समझेगा, ये वाला लिख देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में तो ये एक्सप्रेशन है, लेकिन सब लोग को याद क्या रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना करंट डेंसिटी जे, जे इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो मैं सेकंड टर्म यहाँ पे लिख के रखता हूँ, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन अपन इसी फॉर्म में उसको याद रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। जो जो मैं बता रहा हूँ वो मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेकंड एक्सप्रेशन। इसके बाद, ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, ये भी हो गया। अब इसके बाद एक सिंपल टर्म, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका रिलेशन देखेंगे। अब सब लोग यहाँ पे देखो, व्हाट इज करंट, करंट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। कोई भी बोलूंगा मैं, करंट क्या होता है, सम चार्ज पासिंग थ्रू गिवन एरिया, चार्ज पासिंग थ्रू गिवन एरिया, करंट इज इक्वल टू dq अपॉन dt, ठीक है। अब किसी ने बोला सर ये dx लेंथ में, सब लोग यहाँ पे देखो, सपोज मैंने बोला ये लेंथ, सपोज मैंने पकड़ी dx, ये dx लेंथ है। इस dx लेंथ में चार्ज मतलब क्या है भाई, यहाँ पे चार्ज मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है। अरे यहाँ पे जो मटेरियल में जो चार्ज होता है इज नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो मुझे पता है, तो मैंने बोला करंट को, मैंने सपोज बोला करंट इज इक्वल टू dq अपॉन dt, सबको पता है गाइस, करंट इज dq अपॉन dt। कोई बोल सकता है dq की वैल्यू कितनी, कितना चार्ज होगा इस पूरे, इस सपोज एक क्रॉस सेक्शन एरिया, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा। अपने को पता है ये जो पर्टिकुलर वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है, पहले वो बताओ, ये स्मॉल वॉल्यूम कितना है, स्मॉल वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू dx, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू dx, इसमें स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। इधर एक टर्म अपन ने डिफाइन किया था स्मॉल n, याद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो जो dq अपन लिखेंगे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम,
इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इंटू सपोज स्मॉल वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल वॉल्यूम, आपको समझने के लिए लिखा मैंने। तो ये हो गए, ये जो टोटल जो n इंटू डीवी हो गया उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कितना है, E। तो ये हो गया टोटल चार्ज। मुझे तो ये समझ में आया क्या तुमको पहले, ये हो गया मेरा dq टोटल चार्ज डिवाइड बाय dt। अब ये सारा डेरिवेशन है गाइस, आपको डेरिवेशन बता के रख रहा हूं मैं, लेकिन डेरिवेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली में जो इधर जो मैं लिख रहा हूँ ना ये टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। अब स्मॉल वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, n, इसका एरिया स्मॉल वॉल्यूम होता है a इंटू डी एक्स इंटू इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई डी टी। तो dx अपॉन डी टी, मुझे बताओ dx अपॉन डी टी को क्या लिखेंगे भाई, dx अपॉन डी टी को हम लोग क्या बोलेंगे, dx अपॉन डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग अभी क्या है, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, करंट की वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे, करंट की वैल्यू क्या होगी, NEA VD, समझ में आ रहा है, करंट की वैल्यू क्या होगी, NEA VD। मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है, ये करंट हो गया। तो करंट डेंसिटी क्या हुआ है, कोई बोल सकता है व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया। तो अपॉन एरिया करेंगे, ए कैंसिल हो गया, तो NEVD, ये करंट डेंसिटी हो गया कि नहीं हो गया, बताओ मुझे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एंड करंट का डायरेक्शन दोनों क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है कि नहीं होता, करंट का डायरेक्शन इसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो गाइस आपको याद रखना है, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में -JNE, ये आपको भी याद रखना है गाइस, ये चीज करंट डेंसिटी वेक्टर इज दिस, जो मैं अभी बॉक्स करके लिखता हूँ वो सारी चीजें मैं आगे भी लिख रहा हूँ ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड टर्म जो अभी मैंने यहाँ पे जस्ट डिराइव हुआ, J इज इक्वल टू क्या हुआ, NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस साइन, इक्वेशन नंबर 3। सबको समझ में आया, ये 3 इक्वेशन। आपको इसमें क्या याद रखना है, इतना ही याद रखना है। मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैकेनिज्म बताया कि कैसे आया है, किस तरीके से आया, इतना समझ में आया सबको गाइस। अब इसमें देखो ये कोई डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा है, पूरा करंट कैसे फ्लो होता है, करंट जाता है आई, बैटरी लगाया तो V इज इक्वल टू IR, फिर R रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, ये सब कुछ पढ़ा। बट ये जो करंट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, इन सब का रिलेशन क्या है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपके एकदम दिमाग में रहनी चाहिए। मुझे तो सबको इतना समझ में आया क्या, सबको इतना समझ में आया, ये लिखने के लिए दूंगा मैं, ये सब लिखने के लिए दूंगा मैं, ठीक है। उसके पहले छोटी सी चीज, अब हम लोग को यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे क्या डिराइव करना था, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टिविटी L अपॉन एरिया, रेजिस्टिविटी L अपॉन एरिया। तो इसको अपने को करना है, ठीक है। तो अपने काम करते हैं, चलो ये सब हो चुका है, ठीक है, ये सब हो चुका है। अब ओहम्स लॉ तो वैलिड है कि नहीं है मुझे बताओ, ओहम्स लॉ कहीं पे भी वैलिड है कि नहीं है। अब कहीं पे भी ओहम्स लॉ देखोगे तो वैलिड तो है ही ओहम्स लॉ। तो कोई भी एक मटेरियल दिया मैंने, देखो अभी ये इक्वेशन है, देखो लास्ट का इक्वेशन काम में आएगा ये, ठीक है। एक और आने वाला है लेकिन मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, नहीं मैं यहाँ पे इसकी ये जो इतनी जो इक्वेशन लिख रहा हूँ ये सब काम के, ये वाला इधर में डेरिवेशन बताऊंगा वापस, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ये है लेंथ, ठीक है। अब इसके अक्रॉस मैंने लगाया बैटरी, ठीक है, इसके अक्रॉस मैंने लगाया बैटरी, और बैटरी की वैल्यू कितनी दी, V, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया मैंने, V। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इसकी वैल्यू कितनी आई, ये तो आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो मैं यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, पहले अपना लिखते हैं अपन पोटेंशियल मतलब ओहम्स लॉ, ठीक है। मैं ओहम्स लॉ लिखता हूँ, V इज इक्वल टू IR,
ये मेरा ओहम्स लॉ है, ठीक है। V इज इक्वल टू आर क्या मेरा ओहम्स लॉ। V को क्या लिखेंगे गाइस, V को क्या लिखेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस V है उसको क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ लिखेंगे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ लिखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, करंट, ठीक है। मुझे तो ये समझ में आया तुमको सबको। करंट को क्या लिखेंगे, करंट को क्या लिखेंगे, करंट क्या होता है, चलो मैं दोनों चीज लिखता हूँ। करंट को क्या लिखेंगे अपन, नहीं करंट को क्या लिखेंगे, करंट डेंसिटी इंटू एरिया, यहाँ पे करंट डेंसिटी इंटू एरिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब अपने वो कर ये, तो यहाँ पे हो जाएगा करंट डेंसिटी इंटू एरिया, तो इसके बदले में ये हो गया, इसके बदले में ये हो गया। इतना समझ में आया गाइस। अब मुझे बताओ जे को क्या लिखेंगे, जे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऐसे ही रहने दो। जे को क्या लिखते हैं, जे को और क्या होता है, एन ई वी डी इंटू एरिया इंटू रेजिस्टेंस, ये समझ में आया। अब मुझे तो वीडी को क्या लिखेंगे, वीडी को देखो एक एक टर्म में लिखते जा रहा हूं। वीडी को क्या लिखेंगे, म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखेंगे, म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ एन ई म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटू एरिया बाय रेजिस्टेंस। अब मुझे तो यहाँ पे क्या कट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कट हो गया, कट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। अब मैं ये स्टेप्स अलग अलग, ये इधर का इधर से जाते हैं। अब जो आर हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस को क्या लिखेंगे, L अपॉन ए, ठीक है। इस ए को इधर लेके आओ और 1/NE म्यू। अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो, 1/NE म्यू, ये कुछ टर्म बचा गाइस। ये जो टर्म होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है। मतलब ये नहीं, नीचे वाला टर्म, ये जो मैंने टर्म बोला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक चौथा अपना दिमाग, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी डायरेक्टली पूछते हैं कंडक्टिविटी क्या बोला, कंडक्टिविटी क्या होता है, NE म्यू। गाइस एक बात बताओ, कंडक्टिविटी का मतलब ही क्या होता है, इनहेरेंट मतलब क्या होता है। सपोज कोई मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब वो आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं कि नहीं, अरे इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो हो सकते हैं, इसका मतलब वही है। तो देखो ना यहाँ पे एन क्या होता है, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, तो अच्छे से करंट फ्लो करेगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो कंडक्टिविटी बढ़ी है मतलब क्या, देखो ना यहाँ पे कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू क्या, स्मॉल एन। कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू क्या, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मोबाइल होगा, अच्छी बात है भाई, तो मोबिलिटी बढ़ गई, कंडक्टिविटी बढ़ गई। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया, कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भाई, राइट। फिर मैंने एक सिंपल सी बात बताई कि रेजिस्टिविटी को क्या बोला था अपन ने, 1/कंडक्टिविटी। ये भी मैंने पहले के लिखा हुआ था। तो ये हो गया 1/कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या, रेजिस्टिविटी। तो फाइनली मेरा यहाँ पे क्या आ गया, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। ये आ गया कि नहीं आया, समझ में आया। और फाइनल 6th वाला जो चीज होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L अपॉन एरिया, ये मेरा 6th एक्सप्रेशन है। ये 6 के 6 एक्सप्रेशन सबको मस्त अच्छी तरीके से रटने हैं, मतलब याद रखने हैं, क्योंकि इनके ऊपर सिंपल टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू दी रहेगी, म्यू की वैल्यू दी रहेगी, ई की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी है, ये दिया रहेगा, वो दिया रहेगा, जे पूछा है, जे दिया है, एन दिया है, ई दिया है, बोला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो, या बोलेंगे कंडक्टिविटी निकालो, NE म्यू। तो ये सब कुछ छोटा छोटा चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये 6 इक्वेशंस बहुत काम के हैं। इतना ही था वो करंट डेंसिटी का मेरा फर्स्ट पार्ट जो मैंने छोड़ के रखा था, ठीक है। तो अब लास्ट स्लाइड फटाफट लिखो, ई और ए दोनों आपको लिखना है। इतना ही था गाइस, ठीक है।
यस, कलर कोड जो बोर्ड्स का पार्ट है, जो अमन सर ने एक बार पढ़ाया था राइट, लास्ट में करंट हिस्ट्री जब उन्होंने पढ़ाया था, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंसेस, गोल्ड वगैरह। बोर्ड्स के लेक्चर आप अभी जब चालू होंगे ना तो उसको निग्लेक्ट मत करो, क्योंकि बोर्ड्स के लेक्चर भी पढ़ लो, क्योंकि काम क्या है। ठीक है, काम क्या है गाइस? हो गया, लिख के हो गया गाइस? गाइस अब इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ आरसी सर्किट एंड एलआर सर्किट का कॉम्बिनेशन, मतलब सेम चीज, जो आरसी वही एलआर। ठीक है, कैसे ये इसको हो यूज गया कर रहा है। प्लीज। क्या हो गया? हो गया प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। ये लिख के हो गया आपका? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 6 के 6 चीजें आप खुद अच्छे से पहले वो कर लो, मतलब रट लो। बेस्ट पार्ट है, रट लो इसको। तब तक मैं पेरू खा रहा हूँ। गाइस सब लोग एक सिंपल सुन लो। मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, अब निहाल सर ने पढ़ाया है, मैं उसका रिवीजन अच्छे से करवाऊंगा। मतलब जैसे कि एक लेक्चर का सपोज मॉडर्न फिजिक्स होगा, मतलब रिवीजन, तो मैं उसको 2 लेक्चर लगाऊंगा। तो मतलब एटलीस्ट, मतलब ऐसा पकड़ लो, दोबारा मैं आपको ऐसा पढ़ाने के हिसाब से ही करूंगा, लेकिन फास्ट पढ़ाना रखेंगे, फास्ट पढ़ाना, मतलब फास्ट है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, 27 तक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रॉपर करना है। उतना करोगे क्या? हाँ, मतलब वे ऑप्टिक्स भी करूंगा, लेकिन वे ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स दोनों चीजें मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अच्छे से कर सकते हो आप लोग 27 तक। बहुत काम की चीज है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को प्रॉपर पढ़ो, वापस अपने जेवाईसी की वीडियोस देखो, जो यहाँ पे वीडियोस अपलोडेड है वो देखो, अच्छे से करो। ठीक है गाइस? हमारे बिल्डिंग में, हाँ, बैडमिंटन का कोर्ट नहीं है, मतलब बेसमेंट में बहुत सारा जगह है, तो वहां पे लोगों ने अच्छे से उसका वो बना के रखे, मतलब बहुत सारे कोर्ट बना के रखे। ठीक है गाइस, चलो मुझे बताओ, ये इसका थ्योरी समझ में आ गया। अब मैं एलआर सर्किट पे जाऊंगा। ठीक है, हाँ, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर तो पूरा कब्जा कब्जा जमा के रखो, और मॉडर्न फिजिक्स जस्ट गो थ्रू कर लो एक बार, पूरा पूरा जो निहाल सर ने पढ़ा है एक बार गो थ्रू करके रखो। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर फुल कब्जा जमा के रखो। ठीक है, हाँ, और जो अमन सर के लेक्चर होंगे, कम्युनिकेशन थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कभी भी वो जो अपडेट आता है मिस मत करो।
देखो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, कितनी भी बकवास लगती है थ्योरी, लेकिन कभी कभी नीट में खास करके ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं ना, तो आपको लगता है अरे यार ये क्वेश्चन तो 5 सेकंड्स वाला क्वेश्चन था, लाइक बायोलॉजी में होता है ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, बायोलॉजी में टिक टिक मार्क करने वाले, वैसे क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में 1 या 2 क्वेश्चन, और वो इतने थ्योरेटिकल होते हैं कि आपको लगता है थ्योरी पढ़ी होती तो मैं सिंपल टिक करके आता। समझ में आया? मतलब ऐसा पूछते इनमें से, मतलब नीचे ऑप्शन दिए में से कौन सा मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट है, कौन सा मैग्नेट बार मैग्नेट है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में सबसे पहली लाइन कौन सी है, इंफ्रारेड है, मतलब उस मतलब आप समझ रहे हो, जिसमें थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी बेसिकली। तो जनरली क्या करते हैं लोग, बोर्ड्स का जब पढ़ाई करते हैं, जब हम लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं तो थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ती है वैसे भी आपको, क्योंकि जब आप बोर्ड एचएससी बोर्ड की एग्जाम दोगे तो थ्योरी पढ़ के वही लिखना है अच्छे से डेफिनेशन, तो उसमें जनरली हो जाता है। लेकिन मैं स्टिल बोल रहा हूँ वो जब बोर्ड्स का पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे 12th का, उसके पहले एक बार तो पढ़ लो या फिर लेक्चर्स तो अटेंड करो एटलीस्ट, ठीक है। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट अगेन। अब ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा लंबा मतलब ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन 45 मिनट्स वगैरह लगेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। LR सर्किट, LR सर्किट। अब गाइस जैसे मैंने आपको बोला, हाँ बोलो। सर अभी आपने जो पिछले लेक्चर में जहां पर पेजेस छोड़ने को बोले थे वहां पर ही लिखना है नहीं? हाँ, जहाँ पे पेजेस छोड़ने को बोला था वहां पे लिखना। ओके सर, ठीक है। अब गाइस LR सर्किट में, LR सर्किट का सबसे सिंपल खासियत है कि LR सर्किट कंप्लीट मैच होता है RC सर्किट के साथ, ठीक है। तो RC सर्किट में जैसे आपको याद होगा मैंने एकदम स्टार्टिंग में, तो इसमें RC सर्किट को भी अभी रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। मतलब दोनों चीजें एक साथ रिवीजन हो जाएगी आपकी। RC सर्किट में आपको याद एकदम फर्स्ट जो मैंने पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी वाला चीज याद है। टाइम t इज इक्वल टू 0 RC सर्किट किसके तरीके से बिहेव करेगा, इन्फिनिटी में कैसे बिहेव करेगा, याद है। तो पहले में हम लोग टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी की बात करते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे LR लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा LR को ज्यादा भाव देंगे, RC अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो RC सर्किट जो है या RL, चलो दोनों मैच हो इसलिए RL सर्किट एंड RC सर्किट, ठीक है। RC सर्किट में आपको याद है कौन सा इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, Q इज इक्वल टू CV इंपॉर्टेंट था। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, Q को डिफरेंशिएट करेंगे तो I आ जाएगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, dQ बाई dt इज इक्वल टू CdV बाई dt, ठीक है। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट था। अब जो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं RC सर्किट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रुको यार भाई कूक आ गया, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो RC सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, I इज इक्वल टू CdV अपॉन dt। अब ये जो मैं बोलने वाला हूँ ना, ये मैंने RC सर्किट में भी बोला नहीं था उस टाइम पे, अभी बोल के रखता हूँ, dV अपॉन dt। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कैपेसिटर, यहाँ पे ध्यान में रखना कैपेसिटर अपोजेस चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे dV अपॉन dt का टर्म है, यहाँ पे dV अपॉन dt का टर्म है, तो कैपेसिटर अपोजेस चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। अब सिमिलरली थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं, यहाँ पे इक्वेशन अलग कलर में लिखते हैं, ठीक है। Q इज इक्वल टू CV है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या था, फ्लक्स इज इक्वल टू LI, याद है। अरे फ्लक्स इज इक्वल टू क्या था, L इंटू I, सेल्फ इंडक्टेंस इंटू करंट, फ्लक्स इज इक्वल टू LI। तो अब मुझे बताओ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, EMF क्या आएगा, d phi बाई dt इज इक्वल टू क्या, L di अपॉन dt।
तो मुझे बताओ, यहाँ पे di/dt का टर्म है, यहाँ पे dv/dt का टर्म है, यहाँ पे इट अपोजेस चेंज इन वोल्टेज, तो दिस अपोजेस व्हाट, चेंज इन व्हाट, क्या दिख रहा है यहाँ पे, di/dt मतलब इट अपोजेस चेंज इन करंट। तो ये चीज आपको लिखना है, इंडक्टर अपोजेस चेंज इन करंट। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब क्या है कैसे है बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक काम करते, थोड़ा सा RLN इधर नहीं लिखते, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ये LR सर्किट भी नहीं लिखते यहाँ पे, क्यों LR सर्किट लिखना है, इधर तो दोनों चीजें बता रहा हूं मैं। तो ये हो गया मेरा RL सर्किट, और यहाँ पे एकदम ऊपर लिखते हैं हम लोग RC सर्किट, ठीक है। चलो, अब दो इंपॉर्टेंट रूल, क्या क्या थे दो इंपॉर्टेंट रूल। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी की बात चल रही है, 0 एंड इंफिनिटी, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पे एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मुझे बताओ कैपेसिटर क्या था, कैपेसिटर क्या था टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, कैपेसिटर क्या होता था, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब एक वायर की तरह बिहेव करते कैपेसिटर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक शॉर्ट सर्किट मतलब एक वायर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। SC का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इंडक्टर क्या करेगा, ये शॉर्ट सर्किट, तो इसका उल्टा यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ये टर्म समझ रहे हो ना आप लोग, ओसी मतलब ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब क्या, ओपन सर्किट मतलब क्या गाइस, ओपन सर्किट का मतलब क्या है, कोई करंट ही नहीं जाएगा, करंट जीरो, ओपन हो गया भाई, ओपन हो गया। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, एकदम शॉर्ट, एकदम सिंपल वायर, करंट जाएगा यहाँ, ठीक है। हाँ, ओपन सर्किट, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। अब मैं बताऊंगा एक्चुअली, मतलब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा। एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर बिहेव्स एज व्हाट, उल्टा। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, कैपेसिटर बिहेव्स एज व्हाट, ओपन सर्किट। ये समझ में आया सबको, समझने लायक क्या था, मैंने तो आपको सिर्फ दोनों का कंपैरिजन बताया, याद रखने के लिए बोला मैंने, याद रखने के लिए बोला। इसको लिखो पहले, अब लिख भी रहे होंगे लेकिन अभी भी लिखो वापस, ठीक है। जब मैं अभी 0 एंड इंफिनिटी की बातें चल रही है गाइस अभी, ठीक है, 0 एंड इंफिनिटी की बातें चल रही है। मुझे इसके बाद एक छोटा सा और एक टर्म अपना बचा हुआ था, म्यूचुअल इंडक्टेंस, नहीं बताया ना मैंने अब तक, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मर। इसके साथ साथ ही वो बता दूंगा मैं, वो लास्ट का पार्ट है। लेकिन इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो। चोक कॉइल वगैरह सब वो तो आपको पढ़ना है। चोक कॉइल मतलब इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, अपने ट्यूबलाइट में होता है चोक कॉइल, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, RL सर्किट होता है वो, यही तो RL सर्किट है वो, ठीक है। चलो बताओ जरा यहाँ पे, मतलब सॉरी लिखो यहाँ पे जरा फटाफट गाइस, लिखो यहाँ पे। नहीं आयुष, ट्रांसफॉर्मर वो वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं, ट्रांसफॉर्मर मतलब जो अपने यहाँ पे यूज होता है वो ट्रांसफॉर्मर। आयुष सीधा गया, चला गया, ट्रांसफॉर्मर मतलब मूवी में चला गया, ठीक है। चलो भाई, इतना समझ में आया क्या, इतना समझ में आया क्या, ऋतुजा पहले सिर्फ LC एंड RL का देख ले, वो रेजिस्टेंस अलग है, V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है उसमें, L एंड C एलिमेंट थोड़े से अलग वाले होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े गाइस, हाँ बोल तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलो तभी भी हाँ जैसे ही बोला आपने, 15 मिनट क्या, मैं 15 सेकंड और देता हूँ इसको लिखने के लिए। याद रखना है, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट दोनों। अब मैं
2 या 3 एग्जांपल्स दूंगा शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट वाले, एक के पीछे एक, एक के नीचे, मतलब एक पेज के अंदर एक एक ऐसा पेज करके जाएंगे हम लोग, देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ये अपना आ गया हेलीकॉप्टर। ठीक है, इसको पहले रख देते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। अब छोटा सा एग्जाम्पल 1 देखो। ठीक है, एग्जाम्पल 1 है, दोनों सेम। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं R L और यहाँ पे बैटरी। ठीक है, और ये स्विच है R C स्विच बैटरी। ठीक है, चलो मुझे बताओ, इंडक्टर अपोजेस व्हाट, चेंज इन करंट या चेंज इन वोल्टेज? इंडक्टर अपोजेस व्हाट, इंडक्टर अपोजेस चेंज इन, देखो L di by dt, इंडक्टर अपोजेस चेंज इन करंट, कैपेसिटर अपोजेस चेंज इन व्हाट, वोल्टेज। मतलब एक बात बताओ, सपोज कैपेसिटर की बात करते, आपको भी समझ में आएगा व्हाई इट बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट। तो टाइम t इज इक्वल टू 0, कैपेसिटर बिहेव्स एज व्हाट, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट? चलो पहले कैपेसिटर की बात करते हैं क्योंकि पढ़ा हुआ है, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट? टाइम t इज इक्वल टू 0 शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? जब मैं कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करूंगा तो इसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेंगे तो इसका पोटेंशियल वायर कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। अब मुझे बताओ, स्विच ओपन है, यहाँ पे देखो स्विच ओपन है, वोल्टेज V है, स्विच ओपन है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना था? कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना था अभी? 0 था, वोल्टेज 0 था। कैपेसिटर अपोजेस चेंज इन वोल्टेज, तो वोल्टेज 0 है तो वोल्टेज 0 ही रहेगा। समझे गाइस? वोल्टेज 0 है तो वो 0 ही रखने का कोशिश करेगा, 0 ही रखने का कोशिश करेगा। मतलब शॉर्ट वायर की नहीं? बताओ मुझे, शॉर्ट वायर की नहीं? बिल्कुल। तो इट अपोजिट चेंज इन वोल्टेज, शॉर्ट वायर। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैं अभी इस कलर में लिख रहा हूं, दिस इज शॉर्ट वायर, शॉर्ट वायर, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं SC लिख देता हूं। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पे SC समझने के लिए आपको, शॉर्ट सर्किट मतलब क्या? एक वायर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0। तो मुझे बताओ टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही मैंने किया, करंट की वैल्यू कितनी आई? करंट की वैल्यू कितनी आई? V डिवाइड बाय कितनी आई? V डिवाइड बाय R आई। अरे समझ में आ रहा है? किया था ना, याद है कि नहीं आपको? अब मुझे बताओ, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये अपन ने इसको, ये ऐसा था, बंद किया। ठीक है, अब मुझे बताओ, इंडक्टर अपोजेस व्हाट, इंडक्टर अपोजेस व्हाट, इंडक्टर अपोजेस व्हाट, चेंज इन क्या, चेंज इन क्या? करंट। पहले मुझे बताओ, ये जब ओपन था तो करंट कितना था इंडक्टर के अंदर? करंट कितना था इंडक्टर के अंदर? करंट कितना था? 0 था। इट अपोजेस चेंज इन करंट, तो 0 करंट को 0 ही रखने की कोशिश करेगा, बराबर कि नहीं? करंट 0 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज करंट 0 का मतलब? करंट 0 का मतलब होता है कोई भी करंट यहाँ पे नहीं गया, इसका मतलब क्या होता है? ये वायर ओपन सर्किट हो गई, ओपन सर्किट हो गई। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? करंट इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कोई थोड़ा सा और दिमाग लगाएगा, मैं एकदम डेप्थ में नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली कैसे है, सब कुछ आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने वाले, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो लोग पढ़ना चाहते हो बाद में। ठीक है, बस आपको एक दिमाग में रखना है, करंट 0 का मतलब है ओपन सर्किट, मतलब है ओपन हो जाएगा। क्यों करंट 0 होगा? आपको याद है, करंट बढ़ने की कोशिश करेगा तो इसके अंदर एक सेल्फ EMF जनरेट होगा जो उसको करंट को अपोज करेगा। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना, इट अपोजेस चेंज इन करंट, राइट?
क्योंकि ईएमएफ होगा जो उल्टा करंट भेजने की कोशिश करेगा, तो वो करंट को अपोज करेगा। अब ज्यादा दिमाग उसके भावनाओं में मत घुसो। मैं आपको क्या बोला हूँ, सिर्फ इंडक्टर कैपेसिटर है, इंडक्टर रेजिस्टेंस या सिर्फ आरसी सर्किट के ऊपर मैं 5 दिन आपके लेक्चर ले सकता हूँ, और इतना डेप्थ में आपको लेके जा सकता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिंदगी में मैंने वही किया है। मतलब जिंदगी में ऐसा मत बोलो, अभी बहुत कुछ किया है, लेकिन कॉलेज के टाइम में और उसके बाद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी में, ठीक है, टीआई में हम लोग का काम ही ये था, 4 साल अंदर घुसो सर्किट के, ठीक है। तब जब घुसना तब घुसो, अभी नहीं। अभी अपने को आईआईटी को क्वालिफाई करना है, नीट को क्वालिफाई करना है, ठीक है। चलो, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 करंट बिकम्स कितना, करंट कितना, 0 लिख देते हैं अपन यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। याद है कि नहीं ये सब? इसके अंदर दरार डाल देते हैं, ठीक है। चलो, अब टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी, दिस बिहेव्स एज व्हाट, टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे दिस बिहेव्स एज व्हाट, क्या हो जाता है, कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। मतलब कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है, अब वो कोई चार्ज और लेगा नहीं क्योंकि फुल चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ओपन सर्किट हो जाएगा। जैसे ही ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट एससी, देखो मैं कलर भी ऐसे ही रख रहा हूँ। शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, V/R हो गई। समझ में आ रहा है क्या, बताओ मुझे। यहाँ पे ये हो जाएगा ओपन सर्किट, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, दोनों को साथ साथ मिलके लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट एग्जांपल लिखो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल। 2 एग्जांपल और दूंगा मैं, तो 0 एंड इंफिनिटी की केस तो हो जाएगी आपकी। लिखो, फटाफट लिखो गाइस। सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? धीरे बोल रहा हूँ, आवाज मेरा धीरे है, यही आवाज में रखता तो मेरा आवाज खराब नहीं होता अभी। हालांकि आपको पता है ना, और एक सर है जो मेरे से भी बहुत ज्यादा जोरदार बोलते हैं, ठीक है, बहुत जोश में बोलते हैं। बताओ उन सर का नाम क्या है? मतलब मेरे से, मतलब नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक ही ब्रांच को वो सर का नाम पता है, जो मेरे से 10 गुना ऊपर। नहीं नहीं, खान सर तो अलग ही है बिल्कुल। किसी ने एकदम सिंपल सही बोल दिया, यस। कुछ कुछ लोगों ने लिख के रखा है अपने विले पार्ले के मैथ्स के सर, बहुत जोरदार। आपने बाकी लोगों ने सुना नहीं, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे कांच भी फूट जाएंगे, कांच वगैरह सब कांच और इधर उधर, मतलब समझ रहे हो ना, मोबाइल फूटता होगा, 2-4 स्क्रीन तो ऐसी ही फूटी होगी उनकी। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं अभी बोलूंगा नहीं, नाम थोड़ी लूंगा मैं। आगे बढ़ते, चलो। क्या है ना, ऑनलाइन के चक्कर में अपने कभी जोक्स और आराम से बात करना, मस्त बैठे हो आप लोग, हम लोग मस्त बैठे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं बेसिकली। देख, अच्छा हुआ तुम लोग इधर नहीं हुए बेचारे। जो मेरे कुछ मतलब स्टूडेंट्स है जो अभी पास आउट हो गए, उनको बेचारे एमएस मास्टर्स के लिए गए, उनका मास्टर्स बेचारे इंडिया से ही हुआ। आप सोचो, पूरा बेचारों का मास्टर्स इंडिया से हुआ, 1.5 ईयर। तो अच्छा है ना, तुम लोग एटलीस्ट अभी 11-12 यहाँ पे हो गए तुम्हारा घर पे। कॉलेज एटलीस्ट तो जाके कॉलेज में जियोगे, कॉलेज की लाइफ शुक्र मनाओ। तुम्हारे टाइम में सपोज कॉलेज के टाइम में कोविड होता
तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल घर से ही होता, कितना गंदा लगता तुमको भाई। मतलब कॉलेज लाइफ भी खत्म, 11-12 तो वैसे भी खत्म, कहाँ पे भी करो, घर पे पढ़ना है, कॉलेज लाइफ भी खत्म, क्या फायदा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 2, सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, एग्जाम्पल 2, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं ऐसे कितने क्वेश्चन दे सकता हूं? बहुत सारे, दूंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन देखे करेंगे क्या, तो बस 2 क्वेश्चन में कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन में दोनों थोड़ा सा और अच्छा वाला दूंगा, काम खत्म। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्विच, करंट आए, बताओ मुझे टाइम टी, आप खुद ही पहले करो, चलो खुद ही पहले करो। टाइम टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे करंट कितना होगा? टाइम टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे करंट कितना होगा? टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे यहाँ पे करंट कितना होगा? टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे यहाँ पे करंट कितना होगा? चलो, कौन ओपन सर्किट कौन शॉर्ट सर्किट सबको पता होना चाहिए। थोड़ा सा आप पहले खुद करो, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले खुद करो गाइस। चलो सब लोग यहाँ पे देखो, चलो जिन्होंने जो भी किया है नहीं किया है, इधर मैंने सी दिया, इधर मैंने एल दिया, यहाँ पे उल्टा किया है मैंने, पहले आरसी को भाव दिया, बाद में आरएल को। ठीक है, तो मुझे बता, टाइम टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर बिहेव्स एज व्हाट? शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट? भाई ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है ऐसा, शॉर्ट सर्किट का मतलब ऐसा है, तो मुझे तो करंट कितना होगा? करंट की वैल्यू कितनी होगी? वी नॉट बाय क्या होगी? आर होगी, वी नॉट बाय आर होगी। पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू कितनी होगी? तो इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ओपन मतलब ओपन हो गया, ओपन हो गया, ये चीज ओपन हो गया, ओपन हो गया, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा। तो करंट कैसे जाएगा? देखो करंट इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो करंट जब इस तरीके से गया तो वी नॉट बाय कितना हुआ? आर प्लस 2R, तो वी नॉट बाय क्या आ गया? 3R। सबको समझ में आया गाइस? सबको समझ में आया? ठीक है, अब एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या? ये शॉर्ट सर्किट, तो ये ओपन सर्किट। अब मुझे बताओ, ये ओपन सर्किट होगा, जब ये ओपन सर्किट होगा तो ये हो गया ओपन। भाई ओपन हो गया मतलब यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है, ओपन। तो करंट कैसे जाएगा? देखो पहले इसमें करंट ऐसे जाएगा, तो पहले इसमें करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? वी नॉट, तो ये वोल्टेज वी नॉट है, तो वी नॉट डिवाइड बाय 3R होगा। जो ये करंट था ये करंट आएगा, राइट। और एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगा भाई? एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा। तो मुझे तो इनफाइनाइट टाइम के बाद जो इंडक्टर होता है, इट बिहेव्स एज अ सिंपल वायर। मतलब कहीं भी आपको इंडक्टर दिया रहेगा ना, इनफाइनाइट टाइम के बाद वो बेचारा एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करने वाला है। सिंपल वायर, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। सिंपल वायर, तो करंट जाएगा सिंपली ऐसे, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी नॉट डिवाइड बाय क्या आ जाएगी? आर आ जाएगी। सबको ये समझ में आया? एग्जाम्पल 2, ऐसे इनफाइनाइट क्वेश्चंस बनाओ भाई, इधर आर डालो, इधर आर डालो, कुछ ऐसे करके आर डालो। सर्किट थ्री के क्वेश्चन हो गए भाई, आरसी आरएल। बस इतना ही है कि 0 एंड इन्फिनिटी पे इंडक्टर कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है पता होना चाहिए। समझ में आया सबको गाइस? सबको समझ में आया या नहीं आया? इसको लिखो। अब एग्जाम्पल 3 एक दूंगा, थोड़ा सा अच्छा वाला लेकिन इजी, थोड़ा सा अच्छा वाला लेकिन इजी। ठीक है, 0 इन्फिनिटी का ही क्वेश्चन है, 0 एंड इन्फिनिटी का ही क्वेश्चन है।
कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, 0 एंड इंफिनिटी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, दिमाग में आ जाएगा, टेंशन मत लो। कितना टाइम हुआ देखना पड़ेगा, 23 मिनट्स। एक वीडियो ये बनेगा, दूसरा वीडियो दूसरा, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला टाइप का पार्ट था, आरसी एंड एलआर सर्किट, ठीक है। एसी सर्किट तो पूरा अलग ही डोमेन है भाई, एसी सर्किट तो डोमेन ही अलग है पूरा, देख लिया होगा आपने। हाँ, वो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मैं चेंज करने वाला हूँ, तो फिजिक्स मास्टर क्लास करके करने वाला हूँ। चलो आगे बढ़ू मैं, अरे भाई आगे बढ़ू। स्वयं लीकेज करंट का मतलब ये होता है आरसी सर्किट, मतलब एक कैपेसिटेंस रहेगा, उसके अंदर लीकेज होगा करंट, मतलब वो आरसी सर्किट हो गया। कभी भी कैपेसिटर लीकेज होता है मतलब क्या, उसके अंदर रेजिस्टेंस भी रहता है, तो आरसी बन जाता है वो, ठीक है। अब एग्जांपल 3, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाल दिया इंडक्टर, यहाँ पे डाल दिया कैपेसिटेंस, अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, बताओ क्या हुआ। यहाँ पे इंडक्टर एंड कैपेसिटर एक ही जगह पे आ गया, ठीक है, सिंपल। तो मुझे तो टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट कितना होगा, t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट कितना होगा। सिंपल है ना, निकालो जरा और बताओ मुझे, चैट बॉक्स में डालो जरा। टाइम t इक्वल टू 0 पे इंफिनिटी पे करंट कितना होगा, t इक्वल टू 0 पे जस्ट स्विच बंद किया है, 0 पे कौन किसकी तरह बिहेव करेगा जरा बताओ। टाइम t इक्वल टू 0 पे कौन किसकी तरह बिहेव करेगा। चलो, तो 0 पे दिस बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, सब लोग यहाँ पे देखो, 0 पे ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट और ये हो जाएगा ओपन सर्किट। तो मुझे बताओ जो करंट आएगा 0 पे वो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ मुझे। तो V बाय क्या हो जाएगा 3R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V बाय क्या हो जाएगा 3R हो जाएगा, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे अब मैं अलग कलर में लिख रहा हूँ, दिस बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट, ये हो जाएगा ओपन सर्किट, ये इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। देखो कलर की कलर कोड भी दिमाग में रखो, ठीक है। मैं ब्लू कर रहा हूँ मतलब इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे यहाँ से कोई करंट नहीं जाने वाला, ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। तो करंट जाएगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा V0 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या गाइस, मुझे बताओ पहले। तो ये रेजिस्टेंस एंड 3R रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो V बाई 3R हो जाएगा। सबको समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन जहाँ पे L R एंड C तीनों दिन मिक्स है। क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आने वाले, एकदम सिंपल इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले। आई होप सबको समझ में आया होगा, आई होप सबको ये वाला कंसेप्ट जो है क्लिक हुआ होगा, मतलब t इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी वाला। तुमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा कि नहीं पढ़ा। थोड़ा थोड़ा पढ़ा भाई, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पढ़ो भाई। फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म पूरा पढ़ के उसके नोट्स बना के रखो।
जब मैं इसका रिवीजन कराऊंगा, मतलब कुछ जब मैं रिवीजन में क्वेश्चन सॉल्विंग कराऊंगा तो उसके क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके में प्रैक्टिस कराऊंगा। वो इजी है पता है मुझे, लेकिन सब पढ़ के रखो लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू गाइस, आगे बढ़ू। तो अब एक सिंपल सा फंडा, टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी पे तो हो गया। अब एट टाइम t इज इक्वल टू t पे क्या होगा? टाइम t इज इक्वल टू t पे क्या होगा, थोड़ा सा याद करते हम लोग आरसी सर्किट का। पहले एकदम सिंपल, मैं अभी आरसी सर्किट का भी आपको रिवीजन ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। आरसी सर्किट में आपको याद होगा मैंने एकदम सिंपल सी चीज बोली थी, ये आरसी सर्किट है और ये वोल्टेज V0 है। जब मैंने इसको स्विच को ऑन किया टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो आपको पता है यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू t पे जो करंट जाएगा I, इसके ऊपर चार्ज होगा Q। तो आपको याद है हम लोग क्या लिखते थे, IR प्लस Q बाई C इक्वल टू हम लोग V0 लिखते थे, राइट। फिर I को हम लोग क्या डालते थे, dQ अपॉन dt, और इससे अपना इक्वेशन आता था Q इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने, C V0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय RC, याद है। ये क्या था, टाइम t इज इक्वल टू t पे ये चीज होती थी। अब इसमें अलग अलग चीज, मुझे बताओ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम टाउ को हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है टाइम कांस्टेंट विच इज RC, इसका टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट विच इज टाउ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दो इक्वेशन लिखते हैं, Q इज इक्वल टू CV0 1 माइनस, सब लोग यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, ठीक है। अब टाइम t इज इक्वल टू टाउ पे मुझे बताओ चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज कितना होगा, याद है हम लोग क्या बोलते थे, टाइम t इज इक्वल टू टाउ पे, टाउ के बाद इधर टाउ डालेंगे e टू द पावर -1 होगा, और हम लोग डायरेक्टली इसको वैल्यू कैलकुलेट की थी 0.63 CV0, याद है 63% चार्ज होता है टाइम t इज इक्वल टू 5 टाउ के बाद। इसमें जब 5 टाउ डालेंगे तो e टू द पावर -5 होगा, चार्ज जो आ जाएगा दैट इज 0.99 CV0, मतलब 99% कैपेसिटर चार्ज होता है, ठीक है। और मैंने बोला था कि बेसिकली चार्ज वर्सेस टाइम का अपन ग्राफ भी बनाएंगे, तो इस तरीके से था, याद है सबको गाइस। और ये टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये जाएगा CV0 के तरफ, पूरा का पूरा आरसी सर्किट था ना, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वाला। अब कोई बोलेगा सर इसमें से करंट निकालना है, तो करंट की वैल्यू क्या होती है, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dQ बाई dt, तो करंट की वैल्यू क्या होती है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे गाइस, ठीक है। तो इसकी करंट की वैल्यू होती है V0 बाय R e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, ये करंट की वैल्यू आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, वेयर I इज इक्वल टू क्या, dQ अपॉन dt, ये जस्ट लिख के रखता हूं। और करंट का भी आप ग्राफ बना सकते हो, फिर करंट कम होते जाता है, करंट का ग्राफ ऐसे ही जाएगा, मतलब करंट का ग्राफ आपको यहाँ पे बनाना है तो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, राइट। तो ये सब कुछ मैंने आरसी सर्किट में पढ़ाया हुआ था। इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ आरसी, डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी याद है, इसको चार्जिंग बोलते हैं। तो डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी क्या होता है, Q इज इक्वल टू Q0 e टू द पावर माइनस t बाय RC आता है। अभी मैं वो नहीं लिखता, मुझे क्या करना है, मुझे सेम टू सेम आरएल सर्किट पढ़ाना है, सेम टू सेम आरएल सर्किट, ठीक है। सेम नहीं, 1 माइनस नहीं था डिस्चार्जिंग में, डिस्चार्जिंग में था क्या, चार्ज Q इज इक्वल टू Q0 इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q0 इनटू e टू द पावर माइनस t बाय RC था, राइट, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो सिमिलरली आरएल भी सेम है, देखो ये सेम चीज आरएल के लिए भी वैसा का वैसा वैलिड है, आर एल, ठीक है, सेम टू सेम चीज वैलिड है गाइस, कुछ भी फर्क नहीं है। ध्यान में रखना एसी सर्किट में ये सोर्स जो होता है वो एसी होता है, मतलब अल्टरनेटिंग होता है, यहाँ पे सोर्स कांस्टेंट है, डीसी है, ध्यान में रखना। तो आरएल, आरसी, आरएलसी, ये सारे सर्किट इवन अपने को एसी सर्किट में भी अपने देखा था, लेकिन वहां पे फेजर मेथड काम करती है, ये अलग है, ठीक है। तो अब टाइम t इज इक्वल टू, इधर मैं ऐसे करूंगा 0 पे ये कर लिया, टाइम t इज इक्वल टू t पे सपोज यहाँ पे करंट आ गया, आपको पता है यहाँ पे एक बैटरी होती है, आपको याद है वो बैटरी की वैल्यू कितनी होती है, L di बाई dt, ये बैटरी की वैल्यू होती है। फिर हम लोग ने क्या किया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बाई KVL बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हम जो इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, IR प्लस L di बाई dt
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नॉट। फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट, मतलब यहां से इसको ऐसा ऐसा, मैं सिर्फ इक्वेशन लिख के रखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। डी आई डिवाइड बाय क्या वी नॉट, ये आई आर को इधर लेके जाओ, वी नॉट माइनस आई आर इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाय एल। ये समझ में आया। इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ प्रॉपर लिमिट्स, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे दिस बिहेव्स शॉर्ट सर्किट, तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू होगी वी नॉट बाय आर। टाइम टी इज इक्वल टू टी पे करंट की वैल्यू होगी आई। इसको लिमिट हम लोग डालेंगे तो आपको पता है आई की वैल्यू क्या आएगी। आई की वैल्यू यहाँ पे आएगी वी नॉट बाय आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाय क्या एल बाय आर। सेम चीज, ये इक्वेशन आपको सबको दिमाग में अच्छे से रखना है। जाएगा इक्वेशन सेम, मैंने पहले भी आपको लिख के रखा था लेकिन अभी दिमाग में रखना है आपको। करंट आई इज इक्वल टू वेयर टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाय आर। एल बाय आर इज माय टाइम कांस्टेंट। तो मुझे बताओ यहाँ पे सेम चीज में यहाँ पे भी लिखूं तो करंट आई इज इक्वल टू, मुझे बताओ एट टाइम टी इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सी चीज लिख के देता हूँ एट टाइम, ये आपको भी लिखना है एट टाइम टी इज इक्वल टू, ये आपको लिखना है, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू टाउ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.63 वी नॉट बाय आर। 63% करंट उसमें चला जाएगा। टाइम टी इज इक्वल टू 5 टाउ पे करंट की वैल्यू हो जाएगी 0.99 वी नॉट बाय आर। समझे। और कोई बोलता है कि VL कितना होगा, तो VL की वैल्यू क्या होगी L डी आई बाई डी टी, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर्स क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे तो गाइस इसकी वैल्यू आती है वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। सेम चीज पता ना, यहाँ पे चार्ज था, चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट आएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। और कभी इसको यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करना है तो यहाँ पे ग्राफ किसका आएगा, करंट का ग्राफ आएगा। देखो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा आएगा, समझे। मतलब वहां पे चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ आता है, यहाँ पे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आएगा। ये चीज दिमाग में रखनी है। अब कंपेयर कर पा रहे हो ना सब कुछ। कंपेरिजन तो आप खुद को करना है, मैं आपको जस्ट सारे इक्वेशंस यहाँ पे लिख के रखे, ठीक है। अब देखो इसमें ना नीट में जेई मेन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट फाइंड आउट करो, टाइम कांस्टेंट और ये सब कुछ। जेई एडवांस में थोड़े से थेवेनिन थ्योरम, मुझे तो यहाँ पे भी थेवेनिन थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पे भी थेवेनिन थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा, जो मैंने क्वेश्चन को शॉर्टकट में फाइंड आउट करने के लिए लगेगा ही। इक्विवेलेंट बैटरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर यही चीज, ठीक है। तो पूरा का पूरा थेवेनिन की थ्योरी जो मैंने आरसी के लिए बताई थी वो सेम टू सेम एलआर के लिए वैलिड है कि नहीं है, बिल्कुल है। जो मैंने आरसी के लिए बताया वो हर एक चीज एलआर के लिए वैलिड है। ठीक है गाइस। ये तो देखो चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर, मुझे डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर भी होगा कि नहीं। ये सपोज चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर हो गया तो डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर का इक्वेशन क्या रहेगा। देखो ज्यादा ऐसे ये वाला इक्वेशन का यूज ज्यादा नीट में नहीं आता, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। जो अभी मैंने इतना पढ़ा इतना ही काफी है आपके लिए। डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर का इक्वेशन क्या होगा, मतलब क्या है कि कोई बैटरी नहीं है, इंडक्टर को सीधा डिस्चार्ज हो गया, इंडक्टर सीधा डिस्चार्ज हो गया। इंडक्टर डिस्चार्ज होना मतलब क्या, मुझे बताओ। इंडक्टर डिस्चार्ज होना मतलब क्या,
क्योंकि देखो लास्ट का पार्ट जो मेरा इसमें बचा हुआ था, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड मैग्नेटिक एनर्जी वाला, वो पार्ट मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो। आरसी सर्किट आपने पहले किया होगा, लेकिन अभी वापस करो, क्योंकि मैं आरसी एंड एलआर को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसको चलो डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर देखते हैं। इक्वेशन क्या आएगा, कोई बोल सकते हैं इक्वेशन क्या आएगा डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर। देखो डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में क्या था, Q इज इक्वल टू क्या था, Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी था, क्योंकि वहां पे कैपेसिटर का क्रॉस चार्ज होता है, चार्ज। यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर में क्या होगा बताओ, कि कभी भी कोई भी इंडक्टर दिया है ऐसे और रेजिस्टेंस है। अब इंडक्टर क्या मतलब, मुझे बताओ, जब वो फाइनल पूरा चार्ज होगा तो इसके अंदर करंट होता है आई नॉट, तो इंडक्टर के अंदर करंट कितना था, आई नॉट था एट टाइम t इज इक्वल टू 0। जब ये डिस्चार्ज होगा तो करंट कम हो जाएगा, जैसे वहां पे चार्ज कम होता है, डिस्चार्जिंग में इसका करंट कम होता है। तो मुझे वो तो डायरेक्टली गेस कर सकते हो क्या आप, इसका इक्वेशन क्या होगा, आरसी का इक्वेशन होता है Q इज इक्वल टू Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कैपेसिटर ठीक है, ये C, ये था R, इसके अंदर चार्ज था लेट्स से Q नॉट, इसके अंदर था माइनस Q नॉट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो एट टाइम t इज इक्वल टू t पे यहाँ पे जो चार्ज होता है, तो हम लोग चार्ज की वैल्यू लिखते थे Q इज इक्वल टू Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी। तो यहाँ पे मुझे होता है करंट एट टाइम t इज इक्वल टू t पे, करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट आई नॉट विच इज एट टाइम t इक्वल टू 0 ई टू द पावर माइनस टी बाई एल बाई आर। समझ में आ रहा है क्या, बताओ मुझे। ये था डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर एंड दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ एन कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। और फिर मतलब किसी को चाहिए तो इसका मतलब इसका वो करना है, करंट वर्सेस टाइम का इक्वेशन डिस्चार्जिंग का, तो ऐसे होगा, इन्फिनिटी के बाद करंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा। थोड़ा सा आरसी भी पूरा का पूरा गाइस, आपका आरसी भी वो हो गया, रिवाइज हो गया आरसी एलआर के साथ साथ। कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया मतलब कंसेप्ट रिवाइज हो गया, बेसिकली स्ट्रांग हो गया मतलब वही रिवाइज हो गया, जो आपको रिवीजन वैसे भी होनी ही थी, ठीक है। इसको लिख के रखो, ये भी फेवरेट है भाई, जेई मेन का, नीट का, जेई एडवांस का, सबका फेवरेट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं सर्किट थ्योरी के ऊपर, मतलब आरसी आरएल पे। हाँ एसी पे तो आते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन इसके ऊपर भी आती है। ठीक है, मुझे तो ये सबको समझ में आया, इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मतलब नॉर्मली जेई मेन, नीट में, जेई एडवांस में सब में आते हैं, बेस्ड ऑन टाइम कांस्टेंट वाले। हाउ टू फाइंड टाइम कांस्टेंट, हाउ टू फाइंड टाइम कांस्टेंट टाउ। आरसी में भी आते, इसके भी आते, तो दोनों एलआर के लिए टाउ क्या होगा, एल बाय आर, एल इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट। आरसी के लिए क्या होगा टाइम कांस्टेंट बताओ, आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट, बराबर की नहीं, बताओ मुझे यहाँ पे, आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो एग्जांपल को।
ये मैंने दिया आर, सब लोग यहाँ पे देखो, सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि ये मैंने मतलब इसमें मैं इंडक्टर की भी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ाने वाला हूं मैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये आर हो गया, 2R हो गया, ठीक है, 2L, L, 3L, ठीक है। और सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे आरसी का है, ठीक है। जो क्वेश्चन आ सकता है वही बोलता हूं मैं, वो एडवांस वाले क्वेश्चन तो थेविनन थ्योरम वाले होते, टाइम कांस्टेंट वाले। थेविनन थ्योरम मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बताऊंगा कैसे पढ़ना है, आप खुद जाके कर ले। मेरा आरसी सर्किट का वीडियो देख लेना, ठीक है। आरसी सर्किट का वीडियो देख लोगे तो आरएल सर्किट सेम टू सेम वैसा का वैसा करना है, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ, टू फाइंड एल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए गाइस एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं। जैसे ये सपोज L1 है, ये सपोज L2 है, आपको पता है एल इक्विवेलेंट कितना होता है यहाँ पे, इट बिहेव्स एज रेजिस्टेंस। टू फाइंड एल इक्विवेलेंट इट बिहेव्स एज रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का फैक्टर होता है, यहाँ पे कभी कभी ऐसा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आता है, इसके अंदर ऐसे प्लस माइनस एम लिखा जाता है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फैक्टर जो होता है वो आपको फिर बाद में, हाँ बुक्स में दिया रहेगा, लेकिन बुक्स में मतलब डीसी पांडे वगैरह में ऐसा दिया रहता है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सपोज मैंने एल इक्विवेलेंट ऐसे फाइंड आउट करने को बोला, एल इक्विवेलेंट सपोज मैं दो ही इसके ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, L1, L2, L3 जितना भी होगा, तो व्हाट इज 1/L इक्विवेलेंट, इट इज 1/L1 प्लस 1/L2। वापस बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का फैक्टर आएगा, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज है इंडक्टेंस बिहेव एज रेजिस्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस बिहेव एज रेजिस्टेंस। कैपेसिटर क्या होता है, उल्टा, याद है ना, रेजिस्टेंस के उल्टा। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे, एक मिनट में इसको इजी कर लेता हूँ। ये 2L 2C, ठीक है, और इधर को मैं कर लेता हूँ L और इधर C। अभी बताओ, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग कर दिया। मुझे बताओ यहाँ पे L इक्विवेलेंट कितना है, हाउ टू फाइंड L इक्विवेलेंट। ये तो इजी है, L इक्विवेलेंट 2L पैरेलल हो जाएगा, 2L पैरेलल क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, L प्लस L कितना हो जाएगा 2L। तो ये आ गया कि नहीं 2L। अरे रेजिस्टेंस की तरह करो यार, रेजिस्टेंस की तरह करो, बस आर के जगह एल डालो, काम खत्म, ठीक है। इसमें क्या होगा बताओ, इसमें क्या होगा, सी इक्विवेलेंट। इसमें सी इक्विवेलेंट गलती मत करो, तो इसमें सी इक्विवेलेंट की गलती क्या होगी, 2C यहाँ पे पैरेलल में ऐड होता है, तो ये हो जाएगा 4C, और ये 4C एंड C, तो क्या हो जाएगा 4C/5, ध्यान में रखना, ठीक है। तो गाइस ये वाला जो चीज है, अब बहुत सारे लोग उल्टा होता है, ठीक है। ये पैरेलल मतलब ऐड, सीरीज मतलब रेजिस्टेंस के उल्टा, ठीक है। हाउ टू फाइंड आर इक्विवेलेंट, किसी को वो मेथड पता है क्या, टू फाइंड आर इक्विवेलेंट की मेथड किसी को पता है क्या करते थे टू फाइंड आर इक्विवेलेंट। हम लोग थेविनन में भी क्या करते थे, थेविनन थ्योरम का ही वो पार्ट है बेसिकली, लेकिन थेविनन हम लोग के सिलेबस में नहीं। तो टू फाइंड आर इक्विवेलेंट हम लोग क्या करते थे, जब बैटरी को क्या करते, शॉर्ट करते। कुछ लोगों ने पढ़ा है तो अच्छी बात है। ये सपोज ए और बी पॉइंट हम लोग ने मान लिया, तो यहाँ पे बैटरी को क्या किया जाता है, बैटरी को क्या किया जाता है फॉर फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट। ये ए बी है, बैटरी को क्या किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। तो बैटरी को शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया ऐसे आर, देखो बैटरी को शॉर्ट कर दिया, और इसके अक्रॉस था 2R। अब मुझे बताओ ए और बी के अक्रॉस ही वो R एंड 2R है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों चीजें क्या हो जाएगी, R एंड 2R दोनों चीजें क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये मैंने बताया था, नहीं बताया था, याद करो और वापस एक बार जाके एक बार रिविजिट कर लो आरसी सर्किट।
इसमें 2R एंड R ये दोनों ए बी के अक्रॉस है। टू फाइंड R इक्विवेलेंट मतलब क्या, इट इज नथिंग बट R A B, नथिंग बट क्या 2R एंड R, देखो दोनों ए बी के अक्रॉस है तो दे आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो गए, उसमें भी इसमें भी दोनों में पैरेलल होंगे। तो R एंड 2R पैरेलल होते हैं तो 1/2R प्लस 1 बाय मतलब 2R बाय क्या हो जाएगा आंसर, 2R बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 2R बाय 3। तो R इक्विवेलेंट L इक्विवेलेंट हो गया, L इक्विवेलेंट हो गया 2L, ये हो गया 2R बाय 3। तो तुमको समझ में आ रहा है, आंसर समझ में आया कि नहीं, 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 3L बाय R। सबको समझ में आया गाइस, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी R इक्विवेलेंट सेम यार, सेम जो मेथड है, इधर भी ए बी कर लो, ए बी सेम मेथड, बैटरी को शॉर्ट करना है इसमें भी। ए बी मतलब क्या, अब आपको समझ में है, ए बी के अक्रॉस कैपेसिटर हो सकता है या इंडक्टर हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। थेवेनिन थ्योरम दोनों के लिए सेम तरीके से वैलिड है। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2R बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे आएगा 2R बाय 3, यहाँ पे आ जाएगा 4C बाय 5। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 8RC बाय 15। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चन गाइस, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है आरएल सर्किट एंड आरसी सर्किट के ऊपर आ सकता है। टाइम क्वेश्चन फाइंड आउट करना, मैंने आपको ना हर एक टाइप के क्वेश्चंस करा दिया है, मतलब आप लोग अब खुद से जाके थोड़े से क्वेश्चंस को, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो तो आपके हो ही जाएंगे इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऑलमोस्ट अपना आरएल सर्किट खत्म हो चुका है गाइस, ठीक है। इसका कौन सा वाला पार्ट मैंने छोड़ा है, मैंने बताओ मुझे, कौन सा वाला पार्ट छोड़ा नहीं है मैंने, मतलब एडवांस वाला जो पार्ट है जो सेम टू सेम मैच होता है अपने आरसी के साथ, थेवेनिन थ्योरम वाला पार्ट, थेवेनिन थ्योरम वाला पार्ट, ठीक है। चलो पहले इसको खत्म, इसको लिख के रखो, इसको लिख के रखो। अब लास्ट का पार्ट अपना बचा इसके अंदर, म्यूचुअल इंडक्टेंस, लास्ट का पार्ट लेक्चर का, ठीक है। इसमें हम लोग अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी की बात करेंगे, और लास्ट का ट्रांसफॉर्मर्स, जो जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं अभी बता दूंगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मर कुछ ज्यादा है, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है, लास्ट का पार्ट। बाकी तो जब मेरा मन चाहेगा मैं एक हाथ अंदर अंदर ऐसे, देखो रिवीजन लेक्चर चलते रहेंगे, और मेरे को ऐसा लगा रिवीजन के लेक्चर के अंदर मेरे को एक मन किया, एक अलग से एक एक्स्ट्रा लेक्चर मैंने अलग से रख दिया, ठीक है। और मुझे चाहिए तो मैं थेरोटिकल जो थेरी वाले लेक्चर्स है ना उसके अंदर भी मैं एक्स्ट्रा लेक्चर ऐसे रख सकता हूँ, क्योंकि अपने पास अभी सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, 3 महीने में कभी कभी अंदर अंदर ही थेरी के लेक्चर्स में बोल दूंगा चलो थेरी पढ़ के आओ लेक्चर रखेंगे, थेरी पढ़ के आओ लेक्चर रखेंगे, जो भी बोर्ड्स के लेक्चर है जिसमें मुझे सपोज लॉजिकली पढ़ाना है तो मैं ऐसे लेक्चर रख सकता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। हो गया सबका लिख के गाइस, सबका हो गया क्या? अरे वो एचसी वर्मा थी, मैं एचसी वर्मा देख रहा था, देख रहा था कि क्या कुछ बचा है क्या, एनर्जी वगैरह कुछ छोड़ के कुछ बचा है क्या, वही देख रहा था मैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, मुझे जस्ट एक चीज, सिंपल चीज, जो एडवांस वालों के लिए, जेई एडवांस वालों के लिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट बता के रख रहा हूँ। आपको क्या करना है गाइस, ये इंडक्टर है,
अब सपोज ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और लेट्स से एक बैटरी हो गई, और मैंने बोला सपोज ये R है, ये 2R है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, इंडक्टर है, और बोला चलो अब मुझे जो करंट है उसकी वैल्यू बताओ। तो आपको पता है ना क्या करना है, करंट की वैल्यू क्या होगी, V बाय आर। अभी V नॉट ये मत लिखो, इसको हम लोग बोलते हैं V इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, V बाय आर 1 माइनस e टू द पावर माइनस t L इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, याद है ना। नाउ दिस R इक्विवेलेंट, इसको ही हम लोग R थेवेनिन बोलते हैं, थेवेनिन, और V इक्विवेलेंट इसको ही हम लोग V थेवेनिन बोलते हैं, याद है। नथिंग बट V थेवेनिन का मतलब क्या होता है, जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है ना यहाँ पे, जो AB, सपोज इस इंडक्टर को मैंने निकाल दिया एज इफ इस इंडक्टर को नहीं है, तो जो VAB वोल्टेज है, बैटरी को ऐसे ही रखना है। यहाँ पे बैटरी को क्या करते हैं अपन, शॉर्ट करते हैं, बैटरी शॉर्ट हो गई, यहाँ पे बैटरी को वैसे ही रखना, याद है सब कुछ, ये मेथड याद है क्या थोड़ी सी, और बस इसमें डाल दो, आपका आंसर आ जाता है। ये एडवांस वालों के, लेकिन मैं वापस बोल रहा हूँ, जनरली इसके आज इसका टाइम कांस्टेंट, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट ही पूछा जाता है, ठीक है। बाकी तो ऐसे ही होता है सब कुछ। थोड़ा सा मेथड याद करो, थेवेनिन थ्योरम, ये आपका काम है। सेम चीज आरसी सर्किट के लिए भी वैलिड है गाइस। वापस बोल रहा हूँ मैं, एक जगह पे एल, दूसरी जगह पे एल, उसको वो सेकंड ऑर्डर सर्किट बनती है, जो अपने को नहीं, वो इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है अभी नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही बता के रखा मैंने आपको, ऐसे नहीं होना चाहिए कुछ छोड़ दिया मैंने, ठीक है, समझ में। लेकिन ये सब नहीं आएगा नॉर्मली जेई मेन इवन नीट में, ठीक है। हाँ 8:30 तक की क्लास है, क्योंकि अभी खत्म हो रहा है। सो गाइस लास्ट का पार्ट अपना, लास्ट का पार्ट सब लोग ध्यान में रखना। यहां पे हम लोग बोलेंगे एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, कोई बोल सकता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी होती है। इसको भी मैंने एक्चुअली मतलब मैं हर एक चीज को मैं कैपेसिटर के साथ ही कंपेयर करके लिख रहा हूं। ये Q है इसके अंदर, तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर होती है, याद करो जरा, हाँ हाफ CV², ठीक है, लेट्स से हाफ CV² और Q² बाई 2C। वैसे इंडक्टर के अंदर करंट जाएगा तो एनर्जी स्टोर, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी स्टोर एनर्जी स्टोर होती है, वो कौन सी होती है। इसमें चार्ज Q(n-Q) होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, बताओ मुझे। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। हाँ करंट इंडक्टर में क्या है, इंडक्टर में अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे बताओ इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी एनर्जी स्टोर होगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, जैसे हाफ CV² होता है, C के जगह हाफ LI², ठीक है, हाफ LI² इज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। और ये कौन सी एनर्जी हो गई गाइस, मैग्नेटिक एनर्जी हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। कोई याद है इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां पे मैंने एकदम लास्ट में आपको बताया था इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। किसी को याद है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी टर्म, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, याद है। एनर्जी डेंसिटी याद है, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E², याद है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E², कैपेसिटर के अंदर किया था मैंने, हाफ एप्सिलॉन इंटू E²। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक एनर्जी, जहां जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसके कंपेयर में क्या होगी, ये हाफ एप्सिलॉन E² होगी। तो मुझे बताओ μ0/4π होता है, कभी भी ध्यान में रखना, μ0/4π होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, वहां पे क्या होता है
1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन एंड म्यू नॉट दोनों एक दूसरे क्या इनवर्स टाइप के। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ऐसा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं आपको जस्ट कंपेयर करके बता रहा हूँ, मतलब याद रखने के लिए। म्यू नॉट नीचे हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर बी स्क्वायर। ये टर्म्स डायरेक्टली वैसे क्या वैसे याद रखो, काम में आते हैं। ये टर्म्स जो मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, मतलब मैं आपको देखा जाए तो बोर्ड्स की तरह पढ़ा रहा हूँ। ये चीज जो है बोर्ड्स की तरह पढ़ा रहा है, सीईटी की तरह, लेकिन ये टर्म्स डायरेक्टली आपको रखने हैं। इसमें एनर्जी Q²/2c, इसमें हाफ Li², इसमें एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 B²। काम खत्म। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, समझेगा? लिखो इसको। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। लेकिन निकालना पड़ेगा। आ जाओ। कौन है बोल रहे हैं ये? आप शायद से वाकड़े वाले लोग नहीं जानते होंगे। नासिक औरंगाबाद तो इनको जानते ही है। बताओ नासिक औरंगाबाद वाले लोग है नहीं, देख लिया आपको। विशाल सर को जानते कि नहीं जानते आप? कैसे हो गाइस? कार्तिक औरंगाबाद का शायद से, औरंगाबाद का पूरा इन्होंने ही बनाया ना। उस दिन जो ग्रुप बनाया मैंने आपको बोला ना, औरंगाबाद वाले सारे लोग अपडेट कर रहे हैं कितना पढ़ना है, कितना क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ा सा मुंबई में भी करो। आते ना सर? बिल्कुल करते हैं। मुंबई में भी थोड़ा सा विले पार्ले ब्रांच और अपना सब ब्रांचेस में अंधेरी ब्रांच और इसमें जाके थोड़ा सा इनको फंडा दो। बिल्कुल, आप आदेश कीजिए। हाँ ठीक है, अभी तो निपटाइए, फिर बात करते हैं। हाँ चलेगा। शर्ट अच्छी लग रही है सर। धन्यवाद। चलो अभी गाइस लास्ट का पार्ट बचा हुआ है, खत्म कर लेते इसको। मतलब हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट। हाँ कोई बोलेगा सर इसका नहीं, इसका डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं। अरे डेरिवेशन मत याद रखो। क्या डेरिवेशन करके याद रखोगे? किसी को चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ हाफ Li² का डेरिवेशन कैसे आया है। किसी ने पूछा इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन याद मत रखो। हाफ Li² डायरेक्टली याद रखो, जितना करंट उतनी एनर्जी, काम खत्म। हाफ Li², ठीक है। चलो मुझे होता इतना समझ में आया क्या? भाई ये वाला पार्ट समझ में आया क्या सबको? आज का लेक्चर अभी 8:30 तक है। मैंने बोला ना 8:30 तक लेक्चर है। 8:30 तक लेक्चर है। हाँ एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया, सॉरी गाइस। हीट कितना होगा? हीट कोई बोलेगा सर यहाँ पे हीट डेवलप कितना होगा? हीट, हाउ टू फाइंड हीट डेवलप? कभी भी ये RL सर्किट हो या LR सर्किट हो, इसमें हीट डेवलप कैसे निकालते हो? हीट डेवलप मतलब RC सर्किट हो LR सर्किट हो, मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बोली थी, आपको याद है? हीट डेवलप के लिए क्या करना पड़ता है? I²R/dt, याद है कि नहीं है? ये जो I है इसको यहाँ पे डाल के हीट डेवलप निकालना पड़ता है। I² मतलब ये जो करंट का एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर करके इंटीग्रेशन, फिर जो भी टाइम होगा 0 से t पे वो निकालना पड़ेगा। 0 से इन्फिनिटी हो कुछ भी हो, तो टोटल हीट जनरेट कितनी हुई, मतलब ये इंटीग्रेशन हीट। सिमिलरली कैपेसिटर में भी सेम चीज, I²R/dt का इंटीग्रेशन, वेर वहां पे I dQ/dt करना पड़ेगा। बताया था मैंने, मतलब RC सर्किट के टाइम में। इधर भी देखो, ठीक है वही है, लेकिन ये सब जेई एडवांस टाइप में आएगा, ज्यादा नीट बीट वालों को कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इतना लिख के हो गया गाइस, सबको इतना लिख के हो गया? इतना लिख के हो गया क्या? अब लास्ट का पार्ट गाइस, लास्ट का पार्ट, एकदम लास्ट का पार्ट है, एंड वाला पार्ट। एंड वाला पार्ट है, सब लोग ध्यान से सुनो। और इसको हम लोग बोलते हैं गाइस म्यूचुअल इंडक्टर। म्यूचुअल इंडक्टेंस
क्या होता है, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? कोई बोल सकता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है? कोई मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या? मैंने क्या बोला, कोई भी इंडक्टर है उसके अंदर करंट जा रहा है, करंट बढ़ा तो खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, जिसके वजह से खुद के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है, बराबर, खुद के अंदर, उसको बोलते हैं सेल्फ। याद है ना अपन ने क्या बोला था, खुद के अंदर ईएमएफ जनरेट होना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यस। तो अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, इसका नंबर ऑफ यूनिट N1 लिखा है, इसकी लेंथ मैंने लिखी है L1, ठीक है, और इसका रेडियस है लेट्स से R1। अब ये कॉइल में करंट जा रहा है कुछ I1, देखो इस कॉइल में करंट जा रहा है I1 कुछ अलग, देखो ऐसा हो सकता है कि एक बैटरी है, उसके वजह से करंट I1 जा रहा है, किस कॉइल से? इस कॉइल। अब इस कॉइल के अंदर एक और कॉइल रखी, देखो मैंने बोला कि इसका रेडियस है लेट्स से R2, इसकी लेंथ है लेट्स से L2, और इसके नंबर ऑफ यूनिट टर्न्स है N2। तो अब मुझे बताओ, और इसमें ये सिंपल एक एमीटर लगा है इसके, मतलब यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है। आपको समझ में आ रहा है मैंने कैसे ड्रॉ किया? करंट किसके अंदर जा रहा है? कॉइल नंबर 1 के अंदर। तो मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड कौन तैयार करेगा? मैग्नेटिक फील्ड कौन सी कॉइल तैयार करेगी बताओ? मैग्नेटिक फील्ड कॉइल तैयार करेगी कॉइल नंबर 1, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल नंबर 1 ने तैयार किया है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहां से जा रहा है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल नंबर 1 ने तैयार किया, कॉइल नंबर 1, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट N1 I1, बराबर कि नहीं? और वो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है कॉइल नंबर 2 से, तो अब मुझे बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल नंबर 2 से जा रहा है, तो किसके वजह से जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल नंबर 1। इतना समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल नंबर 2 से जा रहा था, वो किसके वजह से जा रहा था? कॉइल नंबर 1 के वजह से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल नंबर 2 से जा रहा है, वो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल नंबर 1 इंटू एरिया πr2², बराबर, लेकिन इंटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ व्हाट? कॉइल नंबर 2, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे? कॉइल नंबर 2 के टर्न्स ना यार, तो वहां पे क्या हो गया? N2 इंटू L2। मुझे बताओ ये सबको समझ में आ रहा है क्या? और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल नंबर 1 है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल नंबर 1, तो यहाँ पे डालो मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल नंबर 2 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू म्यू नॉट N1 I1 डालेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? म्यू नॉट N1 I1 पाई R2² N2 L2। तो अब सारे टर्म्स एक साथ लिखो, तो फ्लक्स इन कॉइल नंबर 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? म्यू नॉट N1 N2 पाई R2² L2, एक ब्रैकेट में आ गया करंट इन 1। क्या दिख गया आपको यहाँ पे? फ्लक्स इन कॉइल नंबर 2 डिपेंड्स अपॉन करंट इन कॉइल नंबर 1। ये समझ में आ रहा है क्या? अरे वही तो दिखाना भाई। मुझे एक बात बताओ, कॉइल 1 से करंट गया, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से गया? कॉइल नंबर 2 से गया। अब मुझे तो सपोज अब मैंने कॉइल नंबर 1 में करंट चेंज किया, तो फ्लक्स किस में चेंज होने वाला बताओ? कॉइल नंबर 1 में तो होगा ही होगा, उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, लेकिन कॉइल नंबर 2 में भी तो होगा। अरे कॉइल नंबर 2 में भी तो होगा। तो कॉइल नंबर 2 में जो फ्लक्स चेंज हुआ ड्यू टू करंट चेंज इन कॉइल नंबर 1, या ईएमएफ जनरेट हुआ इन नंबर 2 ड्यू टू 1, तो फ्लक्स इन 2 इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन 1। तो ऐसे चीज को, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं गाइस म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये वाला जो टर्म बना, नाउ दिस टर्म इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। गाइस ये जो टर्म है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैपिटल M। समझ में आ रहा है गाइस सबको? सबको समझ में आ रहा है? लास्ट का पार्ट है, ठीक है, लास्ट का पार्ट, धीरज रखो, हो गया, खत्म, ठीक है।
फ्लक्स इन टू ड्यू टू करंट इन वन। ठीक है, फ्लक्स इन टू ड्यू टू करंट इन वन। सबको समझ में आ रहा है? और ये आप खुद का डेरिवेशन भी आप कर सकते हो। हाँ, अब सडनली सेल्फ इंडक्टेंस से मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पे जंप मारा मैंने, ठीक है, लेकिन इसी सीक्वेंस में एक्चुअली जनरली एक्सियोमा में दिया हुआ है एलआर सर्किट के बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस एकदम एंड में दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सेल्फ इंडक्टेंस के पार्ट में नहीं पढ़ाया था। मैंने सोचा कि चलो जिस हिसाब से दिया हुआ है मैग्नेटिक एनर्जी वेक्टर, ठीक है, तो उसी तरीके से पढ़ा दिया। मतलब आपको अभी थोड़ा सा याद भी आया। और ये क्या होता है ना, आगे पीछे करने से क्या होता है पता है, आपको याद भी प्रॉपर तरीके से आता है। देखो ना, पूरा आरसी सर्किट दिमाग में आ गया, एलआर सर्किट दिमाग में आ गया, ठीक है, और सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दिमाग में आ गया। इसको ही बोलते रिवीजन गाइस। थोड़ा सा मिक्स मैच करके रिवीजन किया करो, मजा आएगा आपको भी। ठीक है, चलो, समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ, बराबर, बिल्कुल। चलो, तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, ये लिख के हो गया आपको? अरे लिख के रखो यार, लिख के रखो इसको। हाँ रुको भाई, सर नहीं, 1 मिनट रुको, 5 मिनट लास्ट का तो हाय हेलो करने दो ना भाई, हाय हेलो करने दो, डायरेक्टली बाय। यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। हाँ, क्या 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 बोला था मैंने? कभी भी ध्यान में रखना, फ्लक्स इन कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन कॉइल 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1। या फ्लक्स इन कॉइल 1 ड्यू टू करंट इन कॉइल 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 विद रिस्पेक्ट टू, इसको हम लोग m को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मुझे बताओ यहाँ पे ईएमएफ, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ईएमएफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू क्या, di1/dt। या ईएमएफ इन कॉइल 1 इज इक्वल टू m इंटू di2/dt। समझ में आ रहा है गाइस? अरे सेम ही है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब तुम बोलोगे सर फिर ट्रांसफॉर्मर कॉइल में होता क्या? देखो, ट्रांसफॉर्मर इज नॉट जेई एडवांस का पार्ट, एक थ्योरेटिकल पार्ट है वापस है, जो बोर्ड्स में आता है, बोर्ड्स के टीचर इसको पढ़ाते हैं। लेकिन 3 मिनट मुझे दो, मैं 3 मिनट में आपको ट्रांसफॉर्मर बताऊंगा जो क्या होता है। ठीक है, 3 मिनट में आपको ट्रांसफॉर्मर बताऊंगा। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर भी म्यूचुअल कॉइल का ही चीज है। आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, जनरली ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, देखो इस तरीके से एक कॉइल होता है, मतलब एक मटेरियल होता है जो आप लोग बाद में पढ़ लो, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है। यहाँ पे एक कॉइल लगी रहती है, जो लोग आपको सेमीकंडक्टर में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर में भी पढ़ाया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इसके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं N1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं N2। ठीक है, इसमें देखो, इसमें एक सोर्स लगा रहता है जिसके वजह से यहाँ पे इसके अंदर करंट गया, इसके अंदर करंट गया, तो मुझे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कौन तैयार करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कौन क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा, ड्यू टू कॉइल नंबर 1। जो कॉइल नंबर 1 से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है गाइस, वो कॉइल नंबर 2 से ऐसे ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल नंबर 2 से जाता है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है कि नहीं, ट्रांसफॉर्मर किसके ऊपर काम करता है, म्यूचुअल के अंदर उसके ऊपर काम करता है। ट्रांसफॉर्मर जनरली हम लोग ध्यान में रखना, मतलब एसी सोर्स के लिए यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो इधर से मैग्नेटिक फ्लक्स इधर चला गया, ठीक है, ध्यान में रखना, ये मेरा इनपुट है, इनपुट करंट, और ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट करंट है, ठीक है। कभी भी ध्यान में रखना, पावर जो होती है ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है, वो सेम होती है। तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। ये बाद में आप लोग को एसी सर्किट, मतलब ट्रांसफॉर्मर में जो वही पार्ट है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेमीकंडक्टर जो बोर्ड्स का पार्ट है, उसमें भी इसको पढ़ाया जाता है बेसिकली, ठीक है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रांसफॉर्मर कॉइल इस तरीके से होती है, इसका कोई थ्योरी नहीं पढ़ा था मैं आपको बाद में थ्योरी, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ थ्योरी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की थ्योरी मैंने आपको पढ़ने के लिए बोली,
वैसे ही ट्रांसफार्मर की थ्योरी भी आपको पढ़ के प्रॉपर तरीके से लिखनी है, ठीक है। वो 12th बोर्ड के लिए भी आपको काम में आएगी और उसके लिए भी काम में आएगी, ठीक है। कौन सी थ्योरी लिखनी है, मैं पूरे थ्योरी के टॉपिक्स आपको लिख के दूंगा कि ये मुझे प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के अलग से थ्योरी लिखनी है, ठीक है। जिनके अंदर लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्विंग में बाद में कभी ले लूंगा रिवीजन के टाइम्स में, लेकिन थ्योरी पढ़ना लिखना आपका काम है। थोड़ा सा बुक पढ़ा करो गाइस, ठीक है। तो बस मैं इतना ही पढ़ाता हूं, और कुछ पढ़ाना बाकी है आपको? देखो और छोटी छोटी चीजें कभी कुछ शॉर्ट्स लेने हैं। ले लो। देखो ये वाला स्क्रीनशॉट ले। देखो क्या होता है कि कोई छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे एलसी सर्किट, एक ऑसिलेटर सर्किट बोलते हैं उसको, ऑसिलेशन सर्किट, एलसी सर्किट, ठीक है। जिसमें करंट मतलब मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मैग्नेटिक एनर्जी में। थोड़ा सा पढ़ लो। छोटी मोटी चीजें जो मैंने पढ़ी हुई है, जब हम लोग ट्यूटोरियल सॉल्विंग करते रहेंगे, ठीक है। कुछ चीजें जो होती है जो डीसीपी में आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो डीसी पांडे वाली थ्योरी पढ़ लो जो एचसी वर्मा में नहीं मिलेगी। कुछ बहुत ही कम चीजें ऐसी कि जो एचसी वर्मा में है, डीसी पांडे में नहीं। तो डीसी पांडे की एटलीस्ट हर एक थ्योरी पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। खुद से समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आए तो डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स होंगे, जो भी होंगे लेक्चर्स में हम लोग उसको करते रहेंगे, या मैं ट्यूटोरियल सॉल्विंग्स में मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, ठीक है, जिससे आपकी वो थ्योरी हो जाएगी। हाँ, सब चैप्टर्स आपको डीसी पांडे से पढ़ने, ऑल द चैप्टर्स। एडवांस वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जेई एडवांस। नीट वालों के लिए मोर देन इनफ, जो मैंने पढ़ा है ना 50% ज्यादा ही पढ़ा के रखा है, ठीक है। चलो फिर अंदर में ऐसा नहीं है कि अंदर अपने मेन लेक्चर्स नहीं होंगे। मैं अंदर जब मेरा मर्जी करूंगा मैं लेक्चर रखते रहूंगा, ठीक है। बाय गाइस, कुछ छोड़े हुए टॉपिक जो मुझे से लगते हैं कि एक आध टॉपिक के ऊपर मैं ले लूं लेक्चर, तो मैं ले लूंगा अंदर ही, ठीक है। लास्ट स्लाइड ये वाला, ठीक है। कुछ जो टॉपिक्स अंदर जैसे मुझे लगा, चलो वर्क एनर्जी पावर में वो इक्विलिब्रियम होता है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उसके ऊपर मुझे लेक्चर लेना है। ये एक आध लेक्चर में मैं जो छोटे टॉपिक जो लोग निगलेक्ट करते हैं उनका भी कॉम्बिनेशन का लेक्चर में अंदर ले सकता हूँ, ठीक है गाइस। वो मेरे ऊपर होगा कौन सा लेक्चर कब लेना है। तब तक के लिए बाय बाय कर लो। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। ठीक है। और ये एसी सर्किट भी अच्छे से पढ़ के रखो, मतलब एचसी वर्मा से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके रखो, सॉल्व एग्जांपल भी। चलो बाय बाय सर। थैंक यू बाय गाइस, बाय गाइस। बाय सर।